नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी। अगर एक्सटर्नल टॉर्क यानी नेट टॉर्क यानी जीरो हुआ तो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। इसी कड़ी में कुछ सवाल सॉल्व कर रहे थे और ये सवाल शायद होमवर्क में दिया गया था जो कि हमने मिटाया भी नहीं है, तो यहीं से खेला दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं अपन। क्या था भाई साहब, एक डिस्क टाइप का टेबल था जो कि घूम रहा था ऐसे, रेडियस 2 मीटर था। हो टेबल का मास 20 केजी है। ऊपर एक भाई साहब खड़े हैं 50 केजी के और ये कैच लेते हैं एक बॉल को जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। फाइनल ओमेगा बोला है, यानी कि ये दोनों मिलके बाद में कैसा हो जाएगा। मान लो कि मैंने ऐसा मान लिया कि बाद में टेबल ऐसे घूम रही है। ये आइटम यहाँ पे 50 केजी का हाथ में है, इसमें 2 केजी की बॉल। हिंज के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो मैं एल आई इक्वल टू अबाउट हिंज के अबाउट में क्या टॉर्क में टॉर्क 0 है तो एल आई इक्वल टू एल फाइनल बोल सकता हूं। मैंने कहा हाँ, एल आई इक्वल टू एल फाइनल हिंज के अबाउट बोला जा सकता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। हिंज के अबाउट पहले क्या था, मैंने कहा आई ओमेगा है, इसका आई ओमेगा है, इसका क्या है आई ओमेगा, और इसका मैंने कहा आर क्रॉस पी बाहर की तरफ, इसका अंदर की तरफ है, इसका बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ वाला पहले देख लेते हैं। एम आर स्क्वायर यानी कि 20 आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये तो हो गया अपने टेबल का, प्लस हो जाएगा आदमी का कितना था, मैंने कहा 50 इंटू दूरी क्या है 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, मैंने कहा ओमेगा कितना था 10। और आई ओमेगा की वैल्यू कैसी आ रही है, आई ओमेगा की वैल्यू अंदर की तरफ आ रही है। आई ओमेगा की वैल्यू कैसी आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। माना कि मैंने अंदर को क्या मान लिया है पॉजिटिव, मैंने अंदर को क्या मान लिया है पॉजिटिव, तो बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा नेगेटिव। अरे आगे नहीं यार, अच्छा ये पॉजिटिव मान लिया है। आर क्रॉस पी कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। कितना हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर, एम इज 2, वी की वैल्यू क्या है 10, आर परपेंडिकुलर क्या है बीच की दूरी है, आर पर परपेंडिकुलर क्या है ये बीच की दूरी है। 2 इंटू 10 इंटू 2, अगर आप ध्यान से देखें तो एम वी आर परपेंडिकुलर, एम इज 2 kg, वो आपका v है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया तो इसलिए दिक्कत वाली बात ही नहीं है, परपेंडिकुलर 2 है। आई ओमेगा अंदर की तरफ है, आर क्रॉस पी, आर वेक्टर आपका ऐसा है, पी वेक्टर ऐसा, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ है, बाहर को मैंने नेगेटिव दिया। ये जो भी आंसर आ रहा है ये आपका पी एल इनिशियल हो जाएगा। एल फाइनल क्या होगा, मैंने ओमेगा ऐसा माना है यानी कि मैं पूरा का पूरा अंदर मान रहा हूं, अगर बाहर हुआ तो फिर क्या होगा, मैंने कहा सॉल्व करके ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा भाई, जो माना उसका अपोजिट आ जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा बाद में क्या होगा, बाद में मैंने कहा एम आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 20 आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस मैंने कहा ये 52 वाला 2 मीटर की दूरी पे है, प्लस 52 इंटू 2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा। अच्छा यहाँ इसको प्लस लिखेंगे कि माइनस, मैंने कहा आई ओमेगा कैसा आ रहा है अंदर आ रहा है, आई ओमेगा कैसा आ रहा है अंदर आ रहा है, और अंदर को पॉजिटिव लिया है। इस पूरे खेला में अननोन कौन हुआ, सॉल्व करके ओमेगा रेडियन पर सेकंड के जो आंसर आएगा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने माना है वो सही है। नेगेटिव आ रहा होगा तो उल्टा सेंस में चलेगा। हमने इसको माना है कि ये कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, वो नेगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी बढ़ सकता है। अच्छा भाई साहब है ना, बहुत बढ़िया। वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये आ रहा है आपका 40 और ये 40 से ज्यादा ही होगा, ये 40 से ज्यादा होगा, ये 40 ज्यादा होगा, ओवरऑल पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव मतलब अंदर की तरफ, तो फाइनली ये अंदर की तरफ आएगा, सॉल्व करके ओमेगा पॉजिटिव आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और वेरिएशन लाते हैं। मान लो यहाँ वाले केसेस में हमने फेंक दिया, कैच कर दिया। अब एक उस तरह के सवाल होते थे अपने कि प्लांक पे खड़े हैं हम, प्लांक के उस एंड पे चले गए तो प्लांक कितना मूव किया है कि नहीं है ना। जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहती थी तब तक कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर वो t 0 पे 0 थी तो वो हमेशा 0 रहेगी तब तक कि जब तक फोर्स ना लगे। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता था, है ना। उस कॉन्सेप्ट पे ऐसे सवाल थे। तो यहाँ पे मैं एक आपके लिए सवाल बना रहा हूं कि मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास क्या है ये टेबल है भाई साहब, ओ और टेबल यही रख देते हैं। मान लो कि इसका मास क्या है, मास m आपका 20 में मास क्या है 20 kg है, रेडियस क्या है, मैंने कहा रेडियस 2 मीटर है। यहां से ये एक्सिस पास हो रही है, यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब का मास 50 kg है, और भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भाई साहब स्लोली मूव कर रहे हैं अलोंग द पेरीफेरी, अलोंग दी पेरीफेरी वो मूव कर रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये पेरीफेरी पे मूव करते करते स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, है ना। इफ दिस आइटम, इनका नाम क्या रखते हैं, इनका नाम रख देते हैं राम, रख देते हैं। इफ राम moves along the periphery of table and comes to initial point, चलते चलते भाई साहब क्या हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट पे आ गए, जहां से शुरू होते उसी बिंदु पे पहुंच गए, है कि नहीं यार। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए मुझे कि इसमें टेबल कितनी चली होगी, इस दौरान टेबल कितनी चली होगी, एंगल बाय विच टेबल हैव रोटेटेड, टेबल कितना रोटेट हुई होगी, कितने एंगल से टेबल रोटेट हुई होगी जब ये भाई साहब चल के इधर से इधर आ रहे होंगे, यानी ये जिस पॉइंट पे स्टार्टिंग में खड़े थे उसी पॉइंट पे लौट के दोबारा आ गए टेबल के रिस्पेक्ट में। If Ram moves along the periphery of table and comes to initial point with respect to table, टेबल के रिस्पेक्ट में सेम पॉइंट पे आ गए, तो बताएं एंगल बाय विच द टेबल हैव रोटेटेड, यानी टेबल कितनी घूमी होगी। पहले क्या था, दोनों रुके हुए थे, पहले क्या थे, दोनों रुके हुए थे, फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा ये जो भाई साहब हैं वो पेरीफेरी के अलोंग मूव करने लगे, पेरीफेरी के अलोंग मूव करने लगे। ओहो, अगर दोनों रुके होंगे पहले तो बताओ एलआई क्या हुआ होगा, एलआई क्या हुआ होगा, बताइए, सोच के बताइए। अगर दोनों पहले रुके हुए थे तो एलआई की वैल्यू थी आई ओमेगा, क्योंकि जीरो थी, क्या बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें हिंज के अबाउट अगर बात करें, हिंज के अबाउट पहले एलआई क्या था, जीरो था, हिंज के अबाउट एलआई क्या था, जीरो था। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, हिंज के अबाउट एलआई जीरो था। अब क्या हुआ, मैंने कहा अब ये जो है चलेंगे तो टेबल घूमेगी, लेकिन हिंज के अबाउट तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं आ रहा, इसका मतलब हिंज के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम अब भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि जैसे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मूव के जीरो करेगा, ठीक वैसी तो बात है यार। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो टेबल एक बात साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि दोनों का ओमेगा फिर उल्टा उल्टा होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए। कैसे, अगर ये भाई साहब मूव कर रहे हैं इधर, अगर ये भाई साहब मूव कर रहे हैं इधर, यानी कि ये भाई साहब मूव कर रहे हैं इधर, तो हमको लगता है कि टेबल इधर मूव करेगी, है कि नहीं है। अच्छा, मान लो टेबल रुकी होती, मान लो कि टेबल रुकी होती तो भाई साहब को कितना चलना पड़ता, 2 पाई, क्या क्या चलना पड़ता, 2 पाई। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि टेबल सामने आ गई है थीटा, टेबल सामने से आ गई है थीटा, तो भाई साहब को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा। सोच के देखना, सोच के देख जरा, इसी सेम पॉइंट पे इनको लौट के आना है, इसी पॉइंट पे आना है। अगर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट मतलब ये टेबल फिक्स होती तो भाई साहब बगैर नहीं घूम पाई होती तो कितना घूमना पड़ता, 2 पाई घूमना पड़ता। लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने कहा अब ऐसा हुआ होगा कि ये जैसे ही इधर मतलब इधर मूव कर रहा है, टेबल सामने आ गई, ये टेबल सामने आ गई। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये भाई साहब यहाँ से घूमे होंगे, यहाँ पे यहाँ कहीं आए होंगे, तब तक ये पॉइंट खुद ही चल गया, यहाँ तक आ गया होगा, यानी टेबल चली होगी थीटा, तो भाई साहब को कितना चलना पड़ा होगा, 2 पाई माइनस थीटा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये जैसे भी चले हो, एलआई आपका शुरुआत में अबाउट हिंज बातें कर रहे हैं अपन, अबाउट हिंज अगर बात करें तो टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है तो एलआई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल फाइनल, और एलआई आपका क्या था, जीरो, तो एल फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अगर एक ओमेगा से इधर जा रहा है तो एक ओमेगा से इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। अगर मैं बात करूं कि आई ऑफ एक मिनट बोलना, आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क का मैग्नीट्यूड आई ऑफ ये आइटम राम, आई ऑफ राम इंटू ओमेगा ऑफ राम होना चाहिए। क्यों, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए।
मैंने कहा क्यों? क्योंकि राम भैया ऐसे घूमे, राम का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, थीटा ऐसा है, नहीं राम का ऐसा है तो राम का ओमेगा डिवाइड बाय टाइम करेंगे बाहर आएगा, टेबल का थीटा ऐसा है, टेबल का थीटा ऐसा है तो टेबल को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा अंदर आएगा। तो अगर आप इन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट हुआ तो इन दोनों का सम जब करेंगे तो आंसर 0 नहीं आ जाएगा। आंसर सम मतलब एक आपका बाहर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो आई ऑफ डिस्क ओमेगा ऑफ डिस्क मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो है इसका वो आई ऑफ आर इंटू ओमेगा ऑफ आर के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार? वो ठीक वैसी तो बात है, m1 डेल्टा x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 डेल्टा x2 ताकि सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं मूव करे। उसी तरह से तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आई ऑफ डिस्क है, आपका आई ऑफ डिस्क है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा ऑफ डिस्क क्या होगा? मैंने कहा डिस्क घूमी है कितनी? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, टाइम मान लो t लगा है। अच्छा, और यहाँ पे आई ऑफ राम है, किसके अबाउट बातें कर रहे हैं? हिंद के अबाउट। राम का मास मान लीजिए 50 kg है, 50 मतलब मास स्मॉल m है, मान लो स्मॉल m है, दूरी आपकी r है तो mr स्क्वायर हो गया है डिवाइडेड बाई t कर दिया, सॉरी है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये तो आप सॉरी ये तो आपका i हो गया है, ये तो आपका i हो गया। और ठीक घुमा कितना है? राम की कितना घुमा? अरे गलत कर दिया ना, यहाँ पे राम घुमा है। आपका डिस्क जो है, डिस्क कितना घुमा है? डिस्क आपका थीटा घुमा है। डिस्क कितना घुमा है? डिस्क आपका थीटा घुमा है, थीटा डिवाइडेड बाई टाइम। और राम के लिए मैंने कहा स्मॉल r स्क्वायर, तो आई हो गया है। घुमा कितना है? मैंने कहा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टाइम, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टाइम। इतने घूमे हैं भाई साहब अपने राम, इतने घूमे हैं अपने भाई साहब राम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो t से तो t कट जाएगा, सेम टाइम है, सेम टाइम है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, टेबल का मास आपके पास 50 है डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है। थीटा कितना होगा वो हमें पता करना है, थीटा हमें पता करना है। मैंने कहा इक्वल टू भाई साहब का मास, अच्छा टेबल का मास 20 है, 50 नहीं है, 20 है, गजब नींद में है हम। और ये वाला जो है वो आपका 50 हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये वैल्यू आपकी आ रही है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। मैंने कहा अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया। तो ये पूरा कट गया है कितना? 5 बार। ये क्या हो गया है? 5 हो गया है। ये आपका थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस 5 थीटा। थीटा इज बेसिकली 10 पाई माइनस 5 थीटा। तो 6 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई, आपका थीटा हो जाएगा 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 रेडियन। 5 पाई बाई 3 रेडियन कौन चलेगा? 5 पाई बाई 3 रेडियन आपके पास जो है वो टेबल चलेगी। और भाई साहब कितने चलेंगे? भाई साहब को कितना चलना पड़ेगा? 2 पाई माइनस थीटा कर दीजिए, यानी कि पाई बाई 3, पाई बाई 3 जो है इनको चलना पड़ेगा, बाकी जो है टेबल खुद ही चल के आ जाएगी 5 पाई बाई 3, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लोग मिल जाएंगे नहीं विद रेस्पेक्ट टू टेबल पे। अरे ठीक है, ये बहुत टफ है क्या? कोई बहुत टफ है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। कल को मान लो इसी सवाल में आपसे बोले कि यार कम्स टू इनिशियल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कम्स टू इनिशियल पॉइंट की जगह बोलते हैं कि भाई साहब राम मूव्स अलोंग द पेरिफेरी ऑफ टेबल का एंड एंगल बिटवीन initial and final position with respect to table is पाई। पाई हो गया भाई साहब। बताइए कि टेबल कितना घुमा है? बताइए एंगल बाय विच टेबल हैज रोटेटेड। कितने एंगल से टेबल रोटेट हुआ है? आप बताइए जो तुरंत, कितने एंगल से टेबल रोटेट हुआ है? कितने एंगल से टेबल रोटेट हुआ है? हमें ये बताना है, हमें बताना है कि कितने एंगल से टेबल रोटेट हुआ है। चलिए भाई साहब देखिएगा। अरे बहुत आसान है ना यार। इस बार क्या करना है आपको? एंगल आपको पाई रखना है, पाई रखना है। अगर मान लो कि भैया मान लो कि ये टेबल फिक्स होती, मान लो कि ये टेबल फिक्स होती तो इसको कितना चलना पड़ता? यहाँ आना पड़ता ना चल के,
यहाँ आना पड़ता, पूरा कितना चलना पड़ता, पाई चलना पड़ता। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो टेबल खुद ही जो है खुद ही सामने आ जाएगी थीटा, खुद ही सामने आ जाएगी थीटा, यानी टेबल अगर थीटा से घूम जाएगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, है कि नहीं यार, और ये थीटा घूम गई होगी टक 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 टक। तो इनको इस वाले पॉइंट पे यानी कि यहां से कितना चल के जाना पड़े, तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। क्या करिएगा अब, सिंपल है आपका आई ऑफ टेबल या फिर डिस्क जो भी है इनटू थीटा रोटेटेड बाई डिस्क मस्ट बी इक्वल टू आई ऑफ राम इनटू थीटा रोटेटेड बाई राम। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सब कुछ डालना है। अब आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास मान लो कि इसका मास कैपिटल एम है, और जो आपका ये भाई साहब इधर जा रहे हैं इनका मास स्मॉल एम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल एम आर डिवाइडेड बाई 2, और थीटा डिस्क कितना घुमा है, डिस्क का थीटा इधर की तरफ हमने थीटा मान लिया है, और राम का आर हो जाएगा हिंज के अबाउट यानी कि एम इंटू आर स्क्वायर इंटू आपका थीटा कितना घुमा है उसने, पाई माइनस थीटा। क्या सॉल्व करके थीटा आ जाएगा, इनका बिल्कुल थीटा निकाला जा सकता है। इस वैरायटी के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इस वैरायटी के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा अपन वेरिएशन लाते हैं सवालों में, इस वैरायटी के सवाल अपने को पूछे जा सकते हैं, अपन कर लेंगे। तो टेबल लेवल वाले सवाल आ जाए, भाई साहब ये घूम गया, अच्छा कल को बोलते कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो भाई टेबल घूमी होगी थीटा, तो वो 90 माइनस थीटा। तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मान लो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बनाते हैं अपन बनाते हैं थोड़ा सा इसमें है ना कोलिजन मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स करते हैं अपन, कोलिजन मिक्स करते हैं ताकि मजा आएगा, ताकि मस्त सवाल बन जाएगा। कोलिजन मिक्स करते हैं एक सवाल में, मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक रॉड है, अच्छा बहुत बढ़िया। कोलिजन मिक्स करके एक सवाल बनाते हैं, किस तरह से अच्छा सवाल बना सकते हैं अपन कोलिजन मिक्स करके। देखिए जरा देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास एक रॉड है, क्या है, मेरे पास एक रॉड है, रॉड का मास मान लीजिए m है। अभी आसानी के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, एक रॉड है, इसको यहाँ पे हिंज कर रखा है, और टक 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 ऐसी रॉड है भाई साहब, ये रॉड है, मास इसका m है, लेंथ इसका l है। अच्छा ऐसे रॉड पड़ी हुई थी वर्टिकल प्लेन में, ये मान लीजिए कि आपकी एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, इधर से एक बॉल आ रही है, इधर से क्या हो रहा है, एक बॉल आ रही है जिसका मास m है, और बॉल की रफ्तार जो है v0 है, और इसमें कोलिजन हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्या दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको E दिया हुआ है ना। अच्छा क्या होगा जरा सोच के बताइए, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, एक बॉल है, मास स्मॉल m है इसका, और रफ्तार v0 है, वो आती है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे आके टकराती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड रॉड इज E है, और ये कौन से प्लेन में है, ये मतलब आपको बोल दिया जाए कि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ। कौन से प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शन लेस है। क्या है, फ्रिक्शन लेस है। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसा रखा हुआ, तो क्या होगा जरा सोच के बताइए। हमको तो ऐसा लगता है भैया कि होगा ये कि ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इससे टकराएगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा, है ना, और मान लो कि इसकी रफ्तार बाद में v1 हो गई है, तो ये घूमने लग जाएगा, ये ऐसे घूमने लग जाएगा। क्या बोलते हो, ये घूमने लग जाएगा, और इसकी रफ्तार v1 है, इसकी रफ्तार v1 है। कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, कोलिजन है, आपके मन में आया होगा कोलिजन है तो Pi इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या है, मैंने कहा ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। क्या Pi जो कि मास इंटू वेलोसिटी v0 थी, इसकी वेलोसिटी कुछ मान लीजिए, क्या कर सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू l/2 ये वाली दूरी होगी ओमेगा इंटू l/2, ये दूरी होगी। क्या कर पाइएगा, क्या ऐसा कर पाएंगे कि m इंटू v0 हो गया आपका, और ये हो गया है आपका स्मॉल m
इंटू वी नॉट, कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो की होगी ओमेगा एल बाई टू। क्या ऐसा कर पाएंगे? मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सिस्टम लेंगे तो यहाँ पे हिंज फोर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा यार? हिंज पे एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा। हिंज पे एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो क्या पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल बोल पाइएगा? पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हमें तो सवाल सॉल्व करना है, हमें तो सवाल सॉल्व करना है। तो क्या किया जाए? पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल तो नहीं बोल पाइएगा, तो फिर क्या बोलेंगे? किस तरह से सॉल्व किया जाए? क्या किया जाए भाई साहब? सोच के देखिए। लोगों ने बहुत सोचा, आपने भी बहुत सोचा कि यार अच्छा हिंज के अबाउट फोर्स आ रहा है, अबे तो हिंज पे ही बैठ लो, फिर टॉर्क देखो किसका आ रहा। मैंने कहा फिर अगर हिंज इन दोनों का सिस्टम ले लें तो नॉर्मल यहाँ जो लगेगा वो तो कैसा होगा? वो तो बेसिकली आपके लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है कि नहीं यार? तो बाकी इंपल्स जो है किसी का आने वाला यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टॉर्क अबाउट हिंज जो है वो जीरो है। टॉर्क अबाउट हिंज क्या है? जीरो है। इसका मतलब एल आई जो है मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए अबाउट हिंज। कहां पे? अबाउट हिंज जो है, हिंज के अबाउट क्या होना चाहिए? एल आई मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो क्या कोलिजन होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं भी हो? मैंने कहा बिल्कुल, ऐसा तो हमने पहले ही पढ़ा था भाई। कोलिजन होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तब जब इंपल्स आपस में कट जाते हैं तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है ना। और ई की इक्वेशन मैंने कहा तो हमेशा लगती है, भले लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो कि नहीं हो। किधर लगती है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। किधर लगती है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल करना है। मैंने कहा हिंज पे बैठ जाइए, इसका तो आई ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, क्योंकि ये और इसका क्या होगा? मैंने कहा ये चल रहा है तो चलने वाले केस में एम वी आर परपेंडिकुलर। एम आपका एम है, वी आपका वी नॉट है, परपेंडिकुलर दूरी क्या है? मैंने कहा एल है ना भाई साहब? यही है आपका एल आई। और डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ पे बैठ के देखिएगा, आर वेक्टर आपका ऐसा है, पी वेक्टर ऐसा है, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ है डायरेक्शन। राइट हैंड का सदुपयोग कीजिए। यहाँ पे टक से ऐसे देखिए, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ आ रहा है, इतना बाहर की तरफ, इतना बाहर की तरफ। मैंने कहा अच्छा, फाइनल वाला भी इतना ही होना चाहिए, हिंज के अबाउट बाहर की तरफ। मैंने अगर इसको बोला कि ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब मैंने बात ओमेगा ऐसा लिया है, आई ओमेगा कैसा आएगा? बाहर आएगा। आई ओमेगा में ये इसके अबाउट आई की वैल्यू क्या हो गई है? मैंने कहा मास इसका कैपिटल एम है, इसका क्या है? कैपिटल एम है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। मास आपका कैपिटल एम है तो ये एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया है। आई इंटू ओमेगा, ये क्वांटिटी कैसी है? मैंने कहा ये तो बार है भाई साहब, ये भी बार है। एम एल स्क्वायर बाई, एक और टर्म आएगी, मैंने कहा ये भी तो आएगा। अच्छा, क्या आ जाएगा? मैंने कहा एम V1 परपेंडिकुलर दूरी क्या है? L है, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, R क्रॉस P। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, अननोन कौन कौन है? मैंने कहा अननोन तो V1 भी है, ओमेगा भी है। तो इक्वेशन अगर एक ही बनी है तो सॉल्व होने वाला नहीं है। ये तो एक और इक्वेशन की हमें जरूरत है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में अपन क्या करने वाले हैं? एक और इक्वेशन हमें लगानी है। वो कौन सी इक्वेशन है? ई की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? ई की इक्वेशन। क्या होती है ई की इक्वेशन? वो होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले पॉइंट की रफ्तार क्या होगी? इधर ओमेगा एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओमेगा एल हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड, वो ओमेगा एल माइनस V1 डिवाइडेड बाय अप्रोच के टाइम तो अकेला V नॉट ही था। कितने अननोन है भाई साहब? मैंने कहा 2 है। कौन कौन? मैंने कहा एक है V1 और एक है ओमेगा। क्या 2 रिश्ते मिल गए हैं? क्या 2 रिश्ते हमें मिल गए हैं? मैंने कहा हाँ। क्या सॉल्व करके ओमेगा और V नॉट पता किए जा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल किए जा सकते हैं। डेटा अगर दिए हो आसान वाले तो थोड़ा और सस्ते से और आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मेरे को अच्छा लगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो क्या इससे बढ़िया सवाल भी बना सकते हैं? अच्छा, मान लो कि थोड़ा और टफ होगा, इसको और टफ करेंगे थोड़ी देर जब आप CTR पढ़ेंगे तो और टफ करेंगे कि यार अभी के लिए इतना ही टफ हो सकता था, ये कर दिया हमने। टफ क्या यार, इसमें क्या टफ है? कोलिजन मिला लिया तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट लग गया। आगे क्या लगा? मैंने कहा अभी इंपल्स वाला था। और आगे क्या लगेंगे? लगा सकते हैं। मैंने कहा इससे आगे सर्कुलर करेगा भाई, वही हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जैसे घूमता रहेगा टक 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 टक, है कि नहीं यार? अच्छा, वर्टिकल प्लेन में होता तो ये पूछ सकते थे कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। लेते ही आत्मा की शांति के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। एक सवाल बना लेते हैं जिसमें क्या करें कि आपको
सर्कुलर भी थोड़ा इन्वॉल्व कर देते हैं वर्टिकल प्लेन में। क्या कर देते हैं, वर्टिकल प्लेन में एक सवाल बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल। यहाँ तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो गया ना यार, ई की वैल्यू दी रहेगी। अच्छा ये ओमेगा इंटू एल क्यों लिखा था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी लिखते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास। चलिए मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन की जगह मैं क्या कर दे रहा हूं, ये कार्यक्रम रखा हुआ है वर्टिकल प्लेन में। कहां रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में रख रहे हैं इसको। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हो मान लो कि भैया ये लंबाई है इसकी L है, मास इसका M है। यहां से एक बॉल आ रही है, यहां से एक बॉल आ रही है जो इधर की तरफ जा रही है और जो यहां जाकर टकरा गई है। मान लो कि लंबाई है 4 मीटर। क्या है, 4 मीटर है। मैंने कहा मास कितना दिया जाए, मास आपको मान लो कि मैं दे दूं 3 किलो। कितना है, 3 केजी है। अच्छा ये वाली दूरी मैं मान लो कि दे दूं आपको 1 मीटर है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ये रफ्तार मान लो कि मैं दे दूं 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे इसका मास भी, इसका मास थोड़ा सस्ता दे देते हैं 1 केजी। और ये कौन से प्लेन में है, मैंने कहा भैया वर्टिकल प्लेन है। कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। और क्या पूछा जा सकता है, ई की वैल्यू देनी पड़ेगी। ई की वैल्यू मैंने आपको दे दी हाफ। अच्छा सवाल बन गया है। ई की वैल्यू हाफ दे दी, ये इधर जा रही है 1 केजी वाली, ये रुकी हुई है टक 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 वहां से हिंज कर रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाए फाइंड आउट दी मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द रॉड। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय दी रॉड है। रॉड के द्वारा मैक्सिमम कितने एंगल पे आगे जाएगी ये आपसे पूछ लिया है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द रॉड है। अच्छा सवाल बन जाएगा अगर आप इसको ठीक ठाक आप करें, वीडियो को पॉज मारें, खुद ही ट्राई करें, सब कुछ करें। डेटा हमने रैंडम दिया है, शुक्ला भी आंसर आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, डरने की कतई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। आप सोचे, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अभी आपने पुराने वाला जो सवाल किया है ये सेम ही सवाल है, बस आगे थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपको एंगल मिल जाएगा। जैसे कि आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। करें क्या भाई साहब, लोग करें इसको, करना तो होगा भाई साहब। उसमें क्या है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द रॉड। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द रॉड है, हमें ये मैक्सिमम एंगल निकालना है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। आप करिए यार, खुद से ट्राई करिए, है ना, अपन तो कर ही डालेंगे, मतलब कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो सब सही होगा, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें अपनी ओर से ट्राई करने के बाद, मैं बोल रहा हूं टक्कर के बाद में क्या हो रहा है। टक्कर के बाद में आपको मैक्सिमम एंगल पूछा है, मैं याद निकाल लेंगे। अच्छा अब टक्कर के बाद में होगा क्या, मैंने कहा टक्कर के बाद में भाई साहब इसको मिल जाएगा ओमेगा। इसको क्या मिल जाएगा, इसको ओमेगा मिल जाएगा। ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसे मिल गया। अच्छा ये वाली दूरी क्या है, मैंने कहा ये वाली दूरी 1 मीटर है, तो ये वाली 3 मीटर है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और ये बॉल जो है 1 केजी की, इसकी रफ्तार में इधर की तरफ v1 मान रहा हूं। मैंने कहा v1 मान लो v1 मान लो, v मान लो, उसमें क्या है ना। और ये अगर ओमेगा से ये है तो ये 3 मीटर होगा, यानी कि इस वाले पॉइंट की रफ्तार होगी v इजिकल टू, इस वाले पॉइंट की रफ्तार होगी ओमेगा l, यानी कि आपका ओमेगा है और लेंथ आपका 3 मीटर है, यानी 3 ओमेगा मीटर पर सेकेंड। जस्ट है ना, जस्ट जो है ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब। तो क्या होगा, अननोन कौन कौन है, मैंने कहा एक तो आपका है ओमेगा अननोन है, एक आपका वी अननोन है, एक आपका ओमेगा अननोन है, एक आपका वी अननोन है। मैंने कहा हमें क्या चाहिए, हमें ओमेगा चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि रॉड कितने से घूम रही है, फिर तो पता कर पाएंगे आगे वो कि कितने ऊपर तक जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैंने कहा Li इजिकल टू L फाइनल कर लेना चाहिए। Li इजिकल टू L फाइनल कौन से पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के। इतना नींद क्यों आ रहा है यार। हाँ Li इजिकल टू L फाइनल कर लेना चाहिए कौन से पॉइंट के अबाउट, मैंने कहा हिंज पॉइंट के अबाउट। रुकिए कैमरे को पड़ा क्या है। आइए काम की बात करते हैं। हाँ Li इजिकल टू L फाइनल अपन कहां से कर रहे हैं, हिंज के अबाउट। अच्छा हिंज पे अगर आप बैठ जाएंगे तो ये तो चल ही नहीं रहा, तो 0 आ जाएगा भैया ये ओमेगा।
और ये चल रहा है, मतलब ये घूम नहीं रहा है, ये चल रहा है एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी इज द आर परपेंडिकुलर कितना है लाला 3 मीटर, किधर आएगा मैंने कहा आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ, अच्छा बाहर की तरफ, मैंने कहा हाँ अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। इजिकल टू क्या होना चाहिए, मैंने कहा इजिकल टू एक तो आएगा आपका आई ओमेगा और एम वी आर परपेंडिकुलर, कैलकुलेशन ठीक किया है ना, एम वी आर परपेंडिकुलर 3 आ गया, ये चलेगा खेल पादी का। अब आप यहाँ पे देखें तो आई की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 3, एम की वैल्यू क्या दी है आपको, रॉड का मास तो आपको दिया ही नहीं, मास्टर ने रॉड का मास दिया क्या दिया, अरे दिया ठीक है, रॉड का मास दिया है तो 3ml स्क्वायर, एल कितना दिया है 4 दिया है, तो 16/3 यानी कि 16 आपका आई आ गया है। मैंने कहा आई की वैल्यू 16 आ गई, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ml स्क्वायर बाई 3, एम की वैल्यू 3 कट गया, एल स्क्वायर 16 आ गया। चलिए आई आ गया, इनटू अपने को क्या करना है ओमेगा करना है, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है ये आई ओमेगा आपके पास आ रहा है बार की तरफ, तो इसको अपन ने मान लिया पॉजिटिव यहाँ पे, प्लस आपके पास क्या आना चाहिए, मैंने कहा इसका भी ले लिखेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर, एम की वैल्यू है 1, वी की वैल्यू है वी, परपेंडिकुलर है 3, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये 30 हो गया है, 30 इज इक्वल टू 16 ओमेगा प्लस 3v, एक रिश्ता हमारे आता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कोई बाहर है तो मैंने उसको पॉजिटिव मान लिया, 30 इज इक्वल टू 16 ओमेगा प्लस 3v, एक रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नोन आपके पास 2 है, तो एक और रिलेशन की हमें दरकार है, एक और रिलेशन वो आएगा ई की इक्वेशन से, वो कहां से आएगा ई की इक्वेशन से। कैसे लिखते हैं ई की इक्वेशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखते हैं, किधर लिखते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखते हैं, मैंने कहा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी रफ्तार 3 ओमेगा इसकी v है, यानी 3 ओमेगा माइनस v डिवाइडेड बाई, मैंने कहा ये 10 से आ रहा था और ये 0 था, तो रिलेटिव हो गई है आपकी 10, दैट इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दिया हुआ है हाफ दिया हुआ है, अरे ये कट गया 5 में, तो ये क्या हो गया है, मैंने कहा 3 ओमेगा माइनस v इज इक्वल टू 5, 3 ओमेगा माइनस v इज इक्वल टू 5, 3 ओमेगा माइनस v इज इक्वल टू 5, मुझे क्या चाहिए, मुझे ओमेगा चाहिए, मैं कैलकुलेशन करूं, क्या करना पड़ेगा पता नहीं, इससे आगे मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं भगवान के भरोसे कर रहा हूं, सही मतलब नींद में कर रहा हूं, तो v की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, ये क्या लिखा 3 ओमेगा, हाँ v की वैल्यू आ गई है 3 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू v आ गया, 3 ओमेगा माइनस 5, v को मैं हटाना चाह रहा हूं यहाँ पे ताकि मुझे ओमेगा मिल जाए, अच्छा एक बार ओमेगा मिल जाएगा ना, तो ये 30 हो गया है और ये 16 ओमेगा है प्लस 3 इंटू 3 ओमेगा माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 16 ओमेगा, और ये हो गया है आपका 9 ओमेगा, और ये हो गया है माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 30, तो इसको इधर ले आइए, तो ये 45 इज इक्वल टू 16 और 9 कितने हो गए हैं 25 ओमेगा हो गया है ना यार, 6 और 9 हाँ 25 ओमेगा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 45 डिवाइडेड बाई 25, 9/5 रेडियन पर सेकेंड, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। मान लो कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की, ओमेगा आ गया 9/5 रेडियन पर सेकेंड, 9/5 रेडियन पर सेकेंड का, अच्छा बहुत शानदार। अब क्या करें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये पूछा है कि मैक्सिमम कितना एंगल अटेंड करेगा, मैंने कहा यहाँ कहीं जाएगा भैया, और जब ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसमें तब्दील हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, जब ये पूरी की पूरी आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें तब्दील हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो तब्दील हो जाए mgh में, तब ये रुक जाएगा, तो तब और ये वाला एंगल तब हमें पूछा गया है। अच्छा तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास आपका, सेंटर ऑफ मास अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कहां पे होगा L/2 पे होगा कि नहीं होगा यार, L/2 पे होगा, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ होगा L/2 पे, L/2 वाला ये ऐसा क्या कर रहा है सर्कुलर कर रहा है ना, ये वाली दूरी आपके लिए क्या हो गई है L/2 हो गई है। अच्छा अगर ये L/2 है तो ये वाली दूरी क्या हो गई आपके लिए, मैंने कहा ये आ गई L/2 cos थीटा, क्या आ गई है
L/2 cos थीटा, और वैसे कितनी थी, मैंने कहा वैसे L/2 थी, तो ऊपर की तरफ कितना गया है, ऊपर की तरफ गया है आपके लिए L/2 माइनस L/2 cos थीटा, है कि नहीं यार, इतना सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया है, यानी कि फुटेज क्या बड़ी होगी, मैंने कहा mgh, m आपका क्या है, m आपका है 3 kg, 3 mg यानी 10, h की वैल्यू हो गई आपकी इतनी, L/2 L is 4/2, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta is equal to half I omega square, I की वैल्यू की कितनी है 16 है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, मैंने कहा ओमेगा यहां से निकाले हो तो ये 81/25 हो जाएगा, सॉल्व करके cos थीटा इज इक्वल टू रायता आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू रायता, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दैट रायता, है कि नहीं यार, सवाल सॉल्व किया जा सकता है, मैंने कहा बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हो। और अगर अपन ध्यान से देखें, हालांकि ये cos थीटा क्या आएगा, इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व तो किया ही जा सकता है, 2 से 2 काट लो, ये कर लो, जो कर लो, तो आपको cos थीटा मिल जाएगा, जो भी मिल रहा होगा 1, मतलब है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इस सवाल पे इमोशनल होने की जरूरत नहीं, तो हो गया, मतलब थोड़ा सा एक और बढ़िया सवाल कर लेते हैं, मेरे को लगता है आज वाली क्लास में, फिर थोड़ा नीम टाइप का माहौल भी है मास्टर को, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि भैया रिकॉर्डिंग तो करनी ही है, तो एक बढ़िया सवाल करते हैं, फिर एंगुलर इंपल्स जो है अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं, बढ़िया सवाल करते हैं, ये तो हो गया, चलिए एक बढ़िया सवाल करते हैं, मान लो कि कुछ ऐसा हो, ओलंपियाड लेवल का लास्ट सवाल आज की क्लास का, बढ़िया सवाल करते हैं कि मान लो कि ये धरातल है, क्या है, धरातल है, और एक यहाँ पे प्लेट टाइप का आइटम है, एक प्लेट टाइप का आइटम है जिसकी भुजाएं मान लीजिए कि ये वाली जो लंबाई है वो आपके पास a है और हाइट आपके पास b है ना, मास इसका m है, और ये v रफ्तार से इधर आ रहा है, v रफ्तार से इधर आ रहा है, मैंने कहा अच्छा है ना, इस तरह का प्लेट टाइप का आइटम था जो कि इधर की तरफ भागा आ रहा है, मैंने कहा आने दो भाई साहब, आने दिया जाए। आगे अपन ने एक टिचुक लगा रखा, छोटा सा ऐसा टिचुक, जैसे अपन चल रहे होते हैं, थोड़ा सा आइटम आता, टक से टकराते हैं और टुक गिर जाते, ठोकर लगती है ना इंसान को, वैसे ही क्या इसको इस टिचुक से ठोकर लगेगी, मैंने कहा हाँ, तो क्या ठोकर लग जाएगी तो पलटी भी खा सकता है, मैंने कहा हाँ भाई, कभी कभी ठोकर लगती है और हम लोग गिर जाते हैं, दांत वांत टूट जाते हैं लोगों के, गिरते हैं ठोकर, तो इसको भी ठोकर लगेगी नहीं, ये जो टिचुक छोटा सा टिचुक टक से आके इसे टकराएगा, तो बताइए कि मिनिमम कितनी रफ्तार हो, फाइंड द वी मिनिमम सो दैट, फाइंड द वी मिनिमम सो दैट देयर विल बी कंप्लीट टॉपलिंग, सो दैट वी मिनिमम फॉर कंप्लीट टॉपलिंग, टॉपलिंग मतलब आप समझ गए ना, पलटी खा जाएगा पक्का। एक ऐसा होता है ना कि ऐसे आया, टकराया, ऊपर उठा और वापस आ गया, मैंने कहा ये ऐसा होगा कि टक से आगे उल्टा जाके गिरेगा, ऐसे टक, है ना। पी मिनिमम फॉर कंप्लीट टॉपलिंग होने के लिए मिनिमम कितनी रफ्तार से ये आना चाहिए। अच्छा सवाल है, आप टाइम लीजिएगा और फिर मतलब अपन तो डिस्कस करते हैं, वीडियो को आप पॉज मार के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट पहले जब ये इस चुक के पास में आ रहा होगा, क्या हालचाल होगा, मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, ये ऐसा है, ये इसका मास m है, इधर की तरफ रफ्तार v है, ये आपका a है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका b है, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं b/2 पे होगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ कुछ फोर्सेस वगैरह आएंगे, सडनली फोर्सेस आएंगे, और उससे क्या होगा, फिर ये आगे जाना बंद हो जाएगा। मैंने कहा क्या करने लगेगा, फिर ये घूमने लगेगा, यानी इसको क्या मिल जाएगा, एक ओमेगा मिल जाएगा। जस्ट बाद में अगर मैं बात करूं, जस्ट टक्कर के बाद में बात करूं, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट ये इस जो है, इस वाले जो छोटा सा ये टिचू के ज्यादा बड़ा बना दिया, इसके रेस्पेक्ट में ये घूमने लग जाएगा ओमेगा से, इसके रेस्पेक्ट में ये घूमने लग जाएगा ओमेगा से। ये भुजा A है, ये B है, मास m है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्स्ट्रा फोर्स एकदम सडनली आने वाला है वो यहाँ पे है। अगर मैं यही एक्सेस ले लूं तो क्या मेरे लिए टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर ये एक्सेस ले लिया जाए तो टॉर्क अबाउट दिस टिचुक
टॉर्क अबाउट दिस इज 0 होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं इसके अबाउट Li इज इक्वल टू L फाइनल बोल सकता हूं? मैंने कहा जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद की बात करें। मैंने कहा अच्छा, अगर जस्ट टकराने से पहले की बात करूं तो Li जो है वो चलता हुआ आ रहा है, यानी MV R परपेंडिकुलर, MV R परपेंडिकुलर। अच्छा, किससे दूरी होगी वो? R परपेंडिकुलर, यानी इसके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है? यहां से b/2, यहां से b/2 होगी ना यार। MV R परपेंडिकुलर में मतलब ये जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास से लिया जाएगा, तो MV R परपेंडिकुलर आपके पास b/2 हो गया। इतना आपके पास क्या आ गया है? इतना R क्रॉस P से देखेंगे तो यह कार्यक्रम उतना अंदर की तरफ आएगा। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद इस एक्सिस के अबाउट वो प्योर घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो क्या आना चाहिए? I ओमेगा। क्या आना चाहिए? I ओमेगा। अच्छा, I क्या आएगा? मैंने कहा ml²/3 mb²/3 ma²/3, यहां से क्या आ जाएगा? mb²/3 इस एक्सिस के अबाउट आएगा। आप अगर इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो mb²/3 आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो क्या आएगा? ma²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट I क्या आ जाएगा? I की वैल्यू आ जाएगी 1/3 m/3a² + b²। अरे यहाँ की नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने लगा दी है, प्लेट मान के अपन इसको चल रहे हैं, m/3a² + b², यानी ma²/3। ये एक्सिस के अबाउट आ गया और mb²/3 इस एक्सिस के अबाउट, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या अपने इस एक्सिस के अबाउट I प्राप्त हो गया। मैंने कहा हाँ, इस एक्सिस के अबाउट हमें I प्राप्त हो गया है। अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सवाल में बोला है कि एक ऐसा आइटम है प्लेट टाइप का, ट्रक से प्लेट शीट टाइप की आके टकरा रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको I पता है, तो ये कार्यक्रम क्या होना चाहिए? बाद में सिर्फ घूम रहा है तो m/3a² + b² इंटू ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? इंटू ओमेगा आएगा ना। मैंने कहा आएगा भाई साहब। ये Li है, ये L फाइनल है, ये आपका L फाइनल है, तो यहां से ये आपका रिश्ता नंबर 1 आ गया, और I ओमेगा भी अंदर की तरफ आ रहा है। क्या सोल्व करके यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भी मिनिमम ऐसे वैसे प्राप्त करना है। क्या ओमेगा मिल जाएगा? मैंने कहा ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 3 को इधर ले जाइए, 3VB डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a² + b², ये आपको ओमेगा मिल जाएगी। इतना रेडियन पर सेकेंड जस्ट आफ्टर में, ये मतलब जस्ट आफ्टर में। इसके बाद क्या होगा? मैंने कहा जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल यहाँ पे है वो ऐसे चलेगा टक 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 टक। अगर ऐसा हो जाए कि वो एटलीस्ट ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए, कैसी कंडीशन में? यहां पहुंच जाए भाई साहब, यहां अगर पहुंच जाए सेंटर ऑफ मास COM, जस्ट यहां पहुंच जाए, रफ्तार इधर जस्ट 0 हो जाए, तो भी सर्कुलर कंप्लीट कर लेगा वो, क्योंकि वो यहां पे था पहले b/2 की हाइट पे, यहां से टक 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 तो आगे फिर जो है वो ऐसे इधर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जस्ट यहां जाके रुक जाए तो भी बात खत्म है, यानी यहां ओमेगा भले 0 हो जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जस्ट 0.something तो आगे सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। सर्कल में पता था ना आपको, रॉड लगाई हुई बॉल है, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, फिर आगे तो सर्कुलर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थी काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही है। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ से b/2 की हाइट पे था। कहां पे था? b/2 की हाइट पे। क्यों? क्योंकि b इसकी हाइट थी, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। और अब ये डायगोनल जो है, अगर आप ये जो है अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप देखें तो ये वाली साइड जो है वो आपके लिए a है, ये वाली साइड आपके लिए b है, ये वाली टोटल लंबाई आपके लिए होगी √a² + b², यानी कि सेंटर ऑफ मास की यहां से जो दूरी होने वाली है वो आपकी होगी a² + b² का रूट। मेरे भाई अभी गलती कर देते, √a² + b² टोटल डायगोनल हो गया, तो यहां से ये वाली हाइट हो जाएगी हमारे लिए √a² + b² डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाली एक्सिस के अबाउट पहले इसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये जस्ट यहां पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ मास और वहां जाके ओमेगा 0 भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा, फिर आगे तो ये अपने आप चला
जाएगा। तो जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस के अबाउट थी वो यहाँ पे इसमें तब्दील होके जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है हमारे लिए h, और ये h की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए क्या हो जाएगी भाई साहब, ग्राउंड से ये वाली दूरी है अपने लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास था b/2 की हाइट पे, b/2 की इतना ऊपर शिफ्ट हो गया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ेगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जितना घटेगा। मैंने कहा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितना बड़ा है, mgh, m इसका m है, g है, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ b/2 माइनस ऑफ b/2, इतना आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है, दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I आपका है m/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा कहां से मिल गया है हमें, यहां अपने को ओमेगा मिल गया है, यहां हमें ओमेगा मिल गया है। अब जरा ध्यान से देखिए ओमेगा की वैल्यू जो है इसको उठा के वहां डाल देंगे, 3VB डिवाइडेड बाई क्या है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या यहां से सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा क्या, सॉरी ओमेगा नहीं हो गया, हमें यहाँ सॉल्व करके v आ जाएगा क्या, और वो वही v होगा, वही मिनिमम होगा, वो भी हमारे लिए मिनिमम होगा, वही वाला हमारे लिए मिनिमम होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो वाला v होगा जहां पे आपको ओमेगा भी मिनिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि v और v मिनिमम होगा तो ओमेगा यहां से मिनिमम नहीं मिलेगा, मिनिमम ओमेगा मिला। अगर ये वो यहाँ का मिनिमम ओमेगा है स्टार्टिंग वाला, जहां से यहाँ टॉप पे जस्ट 0 हो जाए, इससे थोड़ा सा ज्यादा ओमेगा होगा तो यहाँ ओमेगा फिर क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। और अगर आप यहाँ मिनिमम, यहाँ जस्ट ओमेगा 0 कर रहे हैं, यहाँ का ओमेगा भी आप मिनिमम ले रहे हैं, यहाँ का मिनिमम ले रहे हैं, मतलब यहाँ की जो स्पीड है वो कौन सी ले रहे हैं, मिनिमम वाली। लेकिन यहाँ से सॉल्व करके जो स्पीड आ रही वो स्पीड या उससे ज्यादा कोई सी भी स्पीड या उससे स्लाइटली ज्यादा वाली से लेके कुछ भी ज्यादा वाली होगी तो टॉपलिंग पक्का होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि मिनिमम स्पीड बताइए कि जिससे टॉपलिंग हो जाए, तो भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जो भी सॉल्व करके आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये आपके पास एक 5 स्टार क्वेश्चन था, अच्छा सवाल माना जाएगा। उसका इजी वर्जन आपको सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा टक्कर के जस्ट बाद में ओमेगा क्या होगा, तो सॉल्व करके आपका यहीं तक था, तो यहाँ यहीं तक था। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बच्चा बताइए बच्चा कि ये जो मिनिमम कितनी रफ्तार होगी ये टॉपल कर जाए, तो फिर जो है वो काइनेटिक एनर्जी को पूरी की पूरी जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील कर लिया है। अच्छा इसे आगे सर्कुलर पूरा हो जाएगी, ये तो जानते हो ना, जस्ट यहाँ पे पहुंच जाए वो अपन बात कर चुके हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ऐसा टिक करके टॉप मोस्ट पॉइंट जैसे रॉड लगी हुई और उस पे मास लगा हुआ, मान लो यहाँ जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी रफ्तार 0 हो जाए तो आगे अपने आप पहुंच जाएगा। ये बातें अपन पहले ही कर चुके हैं भाई साहब, इस तरह की खेला। तो यहाँ से भी आ गया, मेरे को लगता है कि अब हमें क्या करना होगा, अच्छा अब हमें ये सोचना चाहिए इस वाले सवाल में सोचते हैं एक चीज कि आगे क्या पढ़ना है, वो यहीं से आ जाएगा। अच्छा अगर आप ये वाला ब्लॉक जाके इससे टकराया होगा, क्या हुआ होगा, सडनली एक फोर्स आया होगा, सडनली फोर्स, जैसे मैं इसके ऐसे फोर्स लगा, एकदम सडनली फोर्स आया, सडनली एक फोर्स आया होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, सडनली फोर्स आता है, कुछ कांड होते हैं, कुछ बातें अपन ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में की थी, नाम था उसका इम्पल्स। क्या था इम्पल्स था एक सडनली फोर्स लगता है, उससे लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है, उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दैट इम्पल्सिव फोर्स FDT इज बेसिकली चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बेसिकली चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये बात थी भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन अगर ये सडनली लगने वाला फोर्स एक घुमाऊ इफेक्ट दे दे, अगर ये सडनली लगने वाला फोर्स एक घुमाऊ इफेक्ट देते तो भाई साहब क्या होगा, जैसे यहाँ पे सडनली फोर्स लगा ना, सडनली फोर्स लगा ऐसे, मान लो ऐसे लगा, उसका एक घुमाऊ सेंटर ऑफ मास के टॉर्क आया, टक से ही घूम गया, दैट सडनली लगने वाला फोर्स का एक घुमाऊ इफेक्ट आया सडन वाला, तो वो जो इम्पल्स था वो लीनियर इम्पल्स था, ऐसे dt लगा, उसकी वजह से टॉर्क आया, यानी एक इम्पल्सिव टॉर्क आया, इम्पल्सिव फोर्स के कारण क्या आया, एक इम्पल्सिव टॉर्क आया, और क्या चेंज हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो मास्टर यहाँ पे शब्दों ही शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि इसको घुमाने में कौन जिम्मेदार था, एंगुलर इम्पल्स जिम्मेदार था। एक इम्पल्स लगा, उसका घुमाव इफेक्ट आया, यानी घुमाने वाला। तो यहाँ पे मार्केट में एक नई चीज आ गई, मतलब अपने लिए नया वर्ड आया है
एंगुलर इम्पल्स, जैसे वहां पे एफ डी टी का इंटीग्रेशन आपको डेल्टा पी मिलता था, उसी तरह से टॉर्क डी टी का इंटीग्रेशन आपको डेल्टा एल देगा, और टॉर्क dt उसी को अपन क्या बोल देंगे, एंगुलर इंपल्स बोल देंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर इंपल्स बोलेंगे। और हमको लगता है कि नेक्स्ट वाली क्लास में फिर अपन एंगुलर इंपल्स क्या होता है और उस पर कुछ बेहतरीन सवाल अपन देखेंगे भाई साहब। तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी अगर बात करें तो इसके नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बात करेंगे एंगुलर इंपल्स की। किसकी? एंगुलर इंपल्स की। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो हो गया, एक आध क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगा? फिर मैंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज शुरू होने वाली होगी, CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तू डर जाएगा कि वो अपने से होगा नहीं। मैंने कहा यहां तक समझ में आ गया ना, तो वो तो पक्का ही होगा। अगर यहां तक समझ में आ रहा है, तेरे को अच्छा लग रहा है, तो आगे पक्का ही समझ में आएगा। इस बात की गारंटी मास्टर तुम्हें दे रहा है, साथ में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मतलब ये नहीं होगी तुम सो जाओ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जैसे उस आदमी को समझाया जा सकता है जो समझना चाहे। कोई अगर शटर बंद करके ऐसे बैठ के पढ़ा के दिखाओ, समझा के तो दिखाओ। मैं नहीं समझना चाहता, आप में हिम्मत हो समझा के दिखाओ। फिर उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ी सी जिज्ञासा रखते हैं और ट्राई करते हैं तो फिर समझ में तो आती ही है चीजें। कई बार हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन फाइनली आता है, मतलब इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अपन फिर इसके बाद एंगुलर इंपल्स के बाद शुरू कर देंगे भाई साहब। और आप अभी तक जो पढ़ा है, जो मैकेनिक्स में अपने पढ़ा है अभी तक, इस चैप्टर रोटेशन में जो पढ़ा है, या जो भी अभी तक एनएलएम से लेके यहाँ तक पढ़ा है, उसमें थोड़ा सा एकदम मतलब अपने आप को थोड़ा जो भी है उसको समराइज करके बैठिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे साथ। हम चाहते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करेंगे सीटीआर में। सीटीआर में यानी कि जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही होगी तो सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी है उसको अप्लाई करेंगे अपन, और बढ़िया किस्म की बेहतरीन किस्म के सवाल जो है वहां पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो है सीटीआर पे एक बहुत अच्छी कमांड आपकी बन जाए, ताकि आप बेहतरीन किस्म के जेईई एडवांस में आने वाले टफ सवाल रोटेशनल मोशन के उसको सॉल्व कर पाए। मास्टर आपको डरा रहा है क्या? नहीं, मास्टर आपको विश्वास दिला रहा है और मास्टर आपको अवेयर कर रहा है कि बस आप काफी हद तक रोटेशन अच्छा खासा आप पढ़ रहे हैं, और बस थोड़ा सा लास्ट वाला जो पार्ट है अब आगे वो है सीटीआर ही चलने वाला है इसके बाद में, तो उसको बहुत अच्छे से समझने का, फिर बस उसके साथ खत्म हो जाएगा यार। कुछ भी उतना टफ वाली कोई चीज नहीं है। कहां टफ है? बस सिंपल लगते हैं, बस वही 3-4 इक्वेशन आती है ना, सॉल्व तो हो ही जाता है ना सवाल। ठीक है, तो वही थोड़ा टफ है इसलिए तो आपकी वैल्यू होगी ना यार। चुम्मू टाइप का तो कोई भी कर लेगा। बोर्ड का आप क्या है, बोर्ड में डेरिवेशन वगैरह होते हैं, सबको पता होता है। 5 में से कोई भी अंधा भी चलता चलता बोल देगा कि 2 डेरिवेशन तो पक्का आएगा, है ना। अरे भैया ऐसा बोल देते हैं ना यार, मतलब बहुत इजी। ऐसे कोई भी अंधा स्कूल की लैब में काम करने वाले भैया या अपने कैंटीन पे काम करने वाले, मेस में काम करने वाले भी तुमको ये बता देंगे भैया कि साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब जो है वो पढ़ के जाना, वर्किंग वगैरह और लिमिटेशन याद करके जाना, बोर्ड में पूछते हैं ना। तो भाई ऐसे पूछ सकते हैं ना, उसमें बोर्ड का अलग होता है, डेरिवेशन वगैरह आप मतलब पता कर सकते हैं। यहाँ तो फिर तो लोग 99% वाले भी तो बहुत सारे घूमते हैं ना। थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट इन द सेंस की एग्जाम की डिमांड वैसी है, और आप फिर बोर्ड से मिलता भी कुछ नहीं है ना यार। यहाँ आप जाइएगा तो काफी कुछ मिलेगा, मतलब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आईआईटी का, जहां से आप कुछ भी बन सकते हैं, ए से लेके जेड तक। मतलब अरे ए से जेड का मतलब इंक्लूडिंग सी, मतलब सब कुछ बन सकते हैं। सब कुछ बनने का मतलब है कि जैसे आप ए से एरोस्पेस इंजीनियर, बी से बायोटेक्नोलॉजी, सी से केमिकल, है ना, ऐसे चलते चलते जेड से कुछ भी। अरे ठीक है, जेड से जोमेटो का डिलीवरी बॉय, कुछ भी आप बन सकते हैं ना, इंजीनियर, मतलब सब कुछ बन सकते हैं आप, है ना। झोला साहब डॉक्टर भी बन सकते हैं डी से। खैर, अगर अपन काम की बात पे दोबारा लौट के आए तो मास्टर आपसे एक बार पुनः बोल रहा है कि होमवर्क वगैरह आप करते रहें, अभी तक जो पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट को समझें, और नेक्स्ट आने वाली क्लास से इसमें अपना अच्छे से आगे वाले कार्यक्रम को देखते हैं, ताकि अपना जो मैकेनिक्स का पार्ट है काफी हद तक खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा एसएसएम एंड ग्रेविटेशन, जो आप देख लेंगे। ग्रेविटेशन तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आप देख लेंगे, और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बार बचेगा तो वो कर लेंगे आप। ये टॉर्क वॉर्क ये वो सब कुछ ये आइडिया रहेगा, वो आपको बहुत इजी लगेगा भैया। रोटेशन से तो इजी है सब कोई। तो बस होमवर्क जरूर करें एक बार, पुनः आपको यही याद दिला रहा हूं मैं। और आज की क्लास में नींद टाइप का माहौल था क्या मास्टर को? नहीं, थोड़ा सा नहीं, इतना तो नहीं था। चलिए तो अपन चलते हैं भाई साहब, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।